गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर रहे थे, राइट। हमने तरह तरह के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखे थे। आपबाउ सिद्धांत और पॉली का अपवर्तन नियम हमने पढ़ लिया था। उसके आधार पर हमने वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, अलग अलग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख रहे थे, राइट। अब वहाँ पर हमने कुछ अपवाद भी देखे थे। अपवाद में मैंने आपको कारण भी बता दिया था कि अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों की वजह से आते, क्यों आते हैं, राइट। और भी कुछ नई बातें जानने के लिए आज हम एक और नियम पढ़ रहे हैं जो बोलते हैं हंट का नियम, राइट। क्या है हंट्स का नियम? राइट। और ये हंट्स का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हंट्स का नियम है तो हंट्स रूल, राइट। अधिकतम चक्रण, किस लिए है ये? अधिकतम चक्रण के लिए है। क्या नियम कहता है इस बारे में हम बात करेंगे आज। और अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों की स्थायित्व अधिक क्यों होता है वो भी हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हंट्स रूल, राइट, जो कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम चक्रण की बात कर रहा होता है। क्या कहता है इस बारे में बात करते हैं। तो पहला बिंदु, राइट, समभ्रंश कक्षकों के समुच्चय इलेक्ट्रॉन भरते समय चक्रण का मान सदैव उच्चतम रहना या अधिकतम रहना चाहिए। ठीक। अब सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना है कि समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, राइट। तो समभ्रंश कक्षकों की बच्चों परिभाषा क्या है? तो अगर आप एक लाइन में परिभाषा बोलना चाहते हैं समभ्रंश कक्षकों की तो क्या होगी? समभ्रंश कक्षक मतलब क्या हो गया? समभ्रंश कक्षक बराबर हो गया आपका ऐसे कक्षक जिनका ऊर्जा स्तर समान हो। जिनका ऊर्जा स्तर क्या हो? समान हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? समभ्रंश कक्षक बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करो कि किन कक्षकों का ऊर्जा स्तर, तो n+l रूल का आपको याद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर n+l रूल काम नहीं करेगा क्योंकि वो तो उपकोशों की ऊर्जा निर्धारण में काम आता था। हम तो कक्षकों की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, कौन कक्षक? तो एक रिक्त उपकोश के, किसी एक रिक्त उपकोश के सभी कक्षक समभ्रंश होते हैं। राइट। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पी उपकोश है, ठीक। अब पी उपकोश है तो आपको पता है पी उपकोश में अब तक हम जान चुके हैं बच्चों कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। इन तीनों कक्षकों का ऊर्जा स्तर क्या होगा? समान होगा, ठीक। डी उपकोश में कितने होते हैं? तो डी में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5, ठीक। इन पांचों का ऊर्जा स्तर क्या होगा? एक समान होगा यदि ये रिक्त है तो, राइट। रिक्त है, अगर सब में एक एक होगा तब भी इनका ऊर्जा स्तर समान होगा, एक एक सब में आ जाए तब भी इनका ऊर्जा स्तर क्या होगा? समान होगा। अब चक्रण उच्चतम रहे, चक्रण उच्चतम रहे तो आपको पता है चक्रण 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो चक्रण होता है या तो +½ या -½ ये उच्चतम रहे। इसका मतलब सब में चक्रण समान रहना चाहिए, सब में चक्रण समान रहना चाहिए, यानी सबका समान चक्रण होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तभी वो अधिकतम या उच्चतम आएगा। समान चक्रण को हम एक और शब्द बोलते हैं पैरेलल स्पिन।
स्पिन मतलब चक्रण, पैरेलल मतलब समांतर। समांतर स्पिन से मेरा क्या मतलब है, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा कोई पी कक्षक है, पी उपकोष है, इसमें 3 कक्षक हैं, राइट। ये तीनों समभ्रंश हैं, समान चक्रण रहे, चक्रण उच्चतम रहे, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सब में पहले एक एक भरूंगा समान चक्रण वाले, और जब समान चक्रण होगा तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल स्पिन। क्या बोला जा सकता है, पैरेलल स्पिन। अब देखिए आधा 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 जुड़ गया तो कुल चक्रण कितना हो गया, कुल चक्रण हो गया प्लस आधा या माइनस आधा, जो भी आप कहें, इंटू 3, इसलिए चक्रण बढ़ गया। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने कुछ इस तरह से भरे होते कि एक कक्षक को पहले पूरा भर दिया होता और इसमें, तो इन दोनों का चक्रण तो कैंसिल हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ, और ये तो यहाँ पर कुल चक्रण कितना आता, केवल प्लस हाफ, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, इसका आता। या फिर मैंने ऐसे भरा होता कि एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर, तो भी कुल चक्रण कितना हो गया होता। देखो ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, केवल प्लस हाफ। इसका मतलब हंट्स का नियम अगर हमें पालना करनी है तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे मान लीजिए, तो लोगों ने कहा सर जरूरी है ऊपर वाला ही तीर छोड़े, नीचे वाला भी छोड़ सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरह से। क्या यहाँ पर कुल चक्रण कितना आ रहा है, यस, यहाँ पर भी कुल चक्रण कितना आ रहा है, इंटू 3, यानी ये चक्रण यहाँ भी बढ़ गया, यानी ये भी सही तरीका है और ये भी सही तरीका। अब इस तरीके को अगर हम शब्दों में बांधें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि हुंस के नियम के हिसाब से ये बात हमारी फॉलो हो, ये लागू हो। इसके लिए आवश्यक है कि जब आप समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन यानी समांतर स्पिन या एक समान चक्रण के भरिए, और फिर पॉली को फॉलो करते हुए उनमें पेयरिंग करा दीजिए, उनके युग्म बना दीजिए, राइट। इस तरह की बात हम कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने 3 का एग्जांपल लिया, मान लीजिए पी में 4 भरने होते तो किस तरह से हम लोग भरते हैं। तो जब हम पी में 4 भर रहे होंगे तो कैसे भरेंगे, तो मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल लेने के लिए पी बना दिए बहुत सारे आपके सामने। ये बहुत सारे पी बना दिए। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैंने पी बनाया मुझे P4 भरना है। क्या भरना है मुझे, P4, 4 इलेक्ट्रॉन भरने। कैसे भरूंगा मैं 4 इलेक्ट्रॉन, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 3 भर दूंगा, जब 3 भरूंगा तो तीनों में एक एक भर दिया समान चक्रण वाला। अब चौथा भरना है, पी में अधिकतम 6 आ सकते हैं, तो चौथा में किसी एक में विपरीत चक्रण की युग्म बना दूंगा। सिमिलरली मैं ऐसे भी भर सकता था, तीनों पहले ऐसे भरे फिर किसी एक में युग्म बना दिया। गलत क्या होगा, गलत होगा ये, क्यों, क्योंकि आपने कानून फॉलो नहीं किया कि सबसे पहले सब में एक एक समान चक्रण के साथ और फिर बच जाए तो युग्म बना दो, पॉली का कानून फॉलो करते हुए। तो यहां से ये 2 सही हो गए। और इन सब उदाहरणों को देखकर हमने एक हंस रूल का अपनी भाषा में कानून लिखा, जो कि क्या है, समभ्रंश कक्षकों यानी समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक एक भरा जाता है जिसका चक्रण समान होना चाहिए, तथा फिर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाए जाते हैं विपरीत चक्रण
के इलेक्ट्रॉन द्वारा। और विपरीत चक्रण क्यों? पॉली का कानून। पॉली ने कहा था ना, एक कक्षक में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं, यदि समान ऊर्जा के कक्षक हैं तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो विद पैरेलल स्पिन, समान चक्रण के साथ, और फिर अगर बच जाए और इलेक्ट्रॉन हो तो युग्म बना दो, और युग्म जब बनाएंगे तो चक्रण विपरीत कर देना है। सिंपल सी कहानी है बच्चों, ज़्यादा इसमें हमें टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें ये चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए हम अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इस तरह के डब्बे बनाकर, जिसे कक्षक चित्रण विन्यास बोला जाता है, ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, राइट। कक्षक चित्रण विन्यास, तो मैं बहुत सारे तत्वों के अब विन्यास लिख रहा हूँगा और साथ ही साथ ये कक्षक भी बना रहा हूँगा। आइए देखते हैं किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन का बनाना चाहा। हाइड्रोजन का विन्यास है 1s1, यानी मेरे पास केवल एक कक्षक है, मेरे पास केवल एक कक्षक है जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन बनना है, वो भी केवल कितना बनना है? एक इलेक्ट्रॉन बनना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 1s1। अब मैं आगे बढ़ा हीलियम पर, तो जब मैं हीलियम पर पढ़ा तो हीलियम पर मैंने क्या देखा? He, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है तो विन्यास हो गया 1s2। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक ही कक्षक है 1s और उसमें मुझे दो इलेक्ट्रॉन बनने, तो पॉली फॉलो करूंगा, एक का चक्रण अप और एक का चक्रण डाउन। फिर मैं आगे बढ़ा लिथियम पर, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1। इसका मतलब मेरे पास दो कक्षक आएंगे, एक 1s और एक 2s। तो जब 1s की बारी आएगी तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है और 2s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s में दो इलेक्ट्रॉन और ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। चौथा मान लीजिए मैं और आगे बढ़ा तो बेरिलियम पर पहुंचा। बेरिलियम का विन्यास क्या है? 1s2 2s2। अब तक आपको विन्यास याद हो गए होंगे। अब हमने डब्बों वाला विन्यास बनाया, तो ये 1s कक्षक और ये 2s कक्षक, ठीक। तो 1s कक्षक की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास दो, और 2s में भी दो हैं, तो पहला चक्रण अप, दूसरा चक्रण डाउन, पॉली भी फॉलो, हंस भी फॉलो, ठीक। अब ध्यान से देखना, 1s और 2s के कक्षक समभ्रंश नहीं होंगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में समभ्रंश नहीं है। नहीं तो आप कहते कि सर ये तो समान जगह लिख रखे हैं आपने, ऊर्जा स्तर बराबर हुआ, तो फिर आप कहेंगे अरे सर इसमें पहले एक एक भरिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं, n पर आधारित है, यानी केवल किसी एक ही उपकोष के, मैंने अभी बताया ऐसे कक्षक जिनका ऊर्जा स्तर समान हो, और किसी एक रिक्त उपकोष के सभी कक्षकों का ऊर्जा स्तर समान होता है, यानी वो क्या होते हैं? समभ्रंश होते हैं, राइट। हम आगे बढ़ेंगे तो और हमें पता लगेगा। बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1, ये विन्यास हो गया हमारा। अब हमने इसके डब्बे बनाए, तो ये 1s का डब्बा, ये 2s का, और ये 2p में 3 कक्षक, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, 1s में 2 भरने हैं तो पॉली फॉलो करते हुए ये हमने 2 भर दिए, 2s में भी 2 भरने हैं, एक अप एक डाउन, 2 भर दिए, 2p में 1, किसी में भी लिख सकते हो और कोई भी चक्रण लिख सकते हो। लेकिन जब हम कार्बन पर पहुंचे तो 2p2 हो गया। अब मैं 1s 2s नहीं बना रहा हूं, केवल 2p का डब्बा बना रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, 2p का डब्बा क्या बना मेरे पास? ये 2p उपकोष, ये इसके 3 कक्षक। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हुंस फॉलो करना पड़ेगा। हुंस फॉलो करने का मतलब क्या है बच्चों? कि मैं सभी कक्षकों में पहले एक एक भरूंगा समान चक्रण के, और फिर अगर बच गया तो चक्रण इलेक्ट्रॉनों का युग्म बना दूंगा विपरीत चक्रण से। तो मैंने 2 भरने हैं, कितने भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा आप किसी में भी भर दें, लेकिन उसका चक्रण इसके समान होना चाहिए। अर्थात अगर ये सही ऑप्शन हो गया, और भी कई सही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन गलत क्या होगा? तो मैं यहाँ गलत बनाकर दिखाता हूँ आपको। गलत होगा हमारे पास कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में भर दिए, ये गलत हो गया। पॉली तो फॉलो किया लेकिन हुंस वायलेट कर गया। और क्या गलत हो सकता है? मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया? एक में एक भरा, दूसरे में दूसरा भरा, लेकिन चक्रण विपरीत कर दिया, ये भी गलत हो गया।
ठीक, तो इस तरह की ये गलतियां हो सकती है। सही क्या क्या हो सकते हैं, एक सही और बनाकर बताता हूं मैं आपको। सही हो सकते हैं कि आप जो हैं इस तरह का चक्रण भरें, जब पहला इस तरह का भरा तो दूसरा भी इस तरह का, और वो किसी में भी भरा जा सकता है, इसका मतलब ये सही हो गया। तो आप ध्यान रखिए इस तरह से। जब नाइट्रोजन में चलेंगे बच्चों तो आपको और अच्छे से पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p3। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2p की, तो मैंने 2p का उपकोष बनाया, ये 2p उपकोष है, ये इसके 3 कक्षक, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी सब में एक एक भरना है और चक्रण समान होना चाहिए, ये सही व्यवस्था है। दूसरी सही व्यवस्था क्या हो जाएगी कि तीनों के चक्रण क्या हो जाए, डाउन हो जाए, ये दूसरी। इसके अलावा और कोई भी व्यवस्था इसमें क्या होगी, गलत होगी। सिमिलरली हम नाइट्रोजन के आगे और बढ़े, ऑक्सीजन पर चले, तो ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे। ऑक्सीजन 8, तो विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p4। अब मैं यहाँ p4 भरता हूँ। आपको अभी भी मैंने उदाहरण में बताया कि p4, देखो p में कितने कक्षक हैं, तो p में कक्षक हैं 3। कितने कक्षक हैं, 3। मुझे इलेक्ट्रॉन भरने 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तीनों में एक एक भर दूंगा समान चक्रण के साथ। मान लीजिए मैं अप चक्रण के साथ इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, ठीक। अब एक और बचा, किसी भी एक कक्षक में युग्म बना दूंगा, लेकिन जब युग्म बनाऊंगा तो चक्रण विपरीत कर दूंगा, क्योंकि मुझे पॉली भी फॉलो करना है। इस तरह की बात हो गई हमारे पास, राइट। और क्या सही हो सकता है, ये युग्म यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बना सकते थे। इनका चक्रण डाउन भी हो सकता है, राइट। इस तरह के ऑप्शन। फ्लोरीन पर चले 9, 1s2 2s2 2p5। अब p में 5 भरने हैं, तो जब p में 5 भरने हैं तो कैसे भर रहे होंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। 5 भरने, कक्षक कितने हैं, 3 है। 3 कक्षक है तो पहले तीनों में एक एक भर दो। मान लीजिए अब की बार मैंने डाउन स्पिन से भरा, 1 2 3 हो गए, कितने बचे, 2। यानी अब मुझे युग्म बनाने पड़ेंगे, युग्म बनाऊंगा, राइट। तो युग्म बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन भरने विपरीत चक्रण के साथ। तो मान लीजिए एक इसमें भर दिया और एक इसमें भर दिया। जब तक ये पूरा नहीं भर जाए आगे वाले उपकोष में नहीं जाएंगे, आपभाव का नियम, ठीक। यानी ये सारे नियम फॉलो कर रहा है, ठीक। इस तरह की बात हो गई हमारे पास। मान लीजिए अब मैं चलता हूँ आपके पास फॉस्फोरस 15, विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब 3p3 आया तो आपको पता है कैसे भरना है, p3 का विन्यास का चित्र आपको पता है। इस तरह से हम किसी में भी भर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक नया मिल रहा है p6, इसको भरकर देख लेते हैं। तो देखो p में जब तक 6 नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और 6 होने के बाद आगे क्यों बढ़ जाएंगे वो भी हमें समझ में आता है। 2p में 6 भरने, पहले हुंड्स फॉलो करते हुए 3 भरे। कोई भी चक्रण आप शुरुआत में फॉलो कर सकते हैं, या तो डाउन या अप। मैंने पहले 3 भरे डाउन के साथ, यानी अब जो आएगा वो अप के साथ आएगा। अब चक्रण के साथ आएगा तो युग्म बनाया, कितने हो गए p में 4, कितने बढ़ने 6, ये हो गए 5, ये हो गए 6, ठीक। इस तरह से p का चित्र बन जाएगा। अब देखिए क्या ये पूर्ण पूरित कक्षक है, इसी को बोला जाता है पूर्ण पूरित कक्षक। क्या बोला जाता है, पूर्ण पूरित। और देखिए क्या इसमें 3 आए हैं और 3 बाकी है, यानी इन्हें क्या बोला जाएगा, अर्धपूरित। क्या बोला जाएगा, पूर्ण अर्धपूरित। और p6 को क्या बोला जाएगा, पूर्ण पूरित। ये तो उदाहरण हो गए बच्चों p के। कुछ उदाहरण हम d के भी कर सकते हैं। तो आइए d ब्लॉक वाले कुछ एग्जाम्पल ले लें, तो वहां भी हमें क्लियर हो। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। तो जब डी का उदाहरण लेना है तो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए डी में स्केनेडियम 21, इसका विन्यास होता है। अब हम ये वाला विन्यास लिखना सीख चुके हैं, आर्गन 18 3d1 4s2। अब हमें चित्र बनाने, यहाँ तक के तो मैं कोई चित्र नहीं बना रहा हूँ, आर्गन तक के मैं चित्र बना रहा हूँ 3d और 4s का। तो पहले तो मैंने बना दिया 3d, 5 कक्षक होने हैं और एक हो गया मेरे पास 4s। तो ये है 3d और ये है 4s।
इसमें ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक हो गए। अब डी में मुझे कितना भरना है? 1 भरना है, कहीं भी भर दूं। मान लीजिए मैंने सबसे बीच वाले में भरा। 4s में कितने भरने हैं? 2 भरने, ये 2 भर दिए, 1 चक्रण अप 1 चक्रण डाउन, इस तरह से। स्केलेडियम के बाद मान लीजिए मैं चला आपके पास आयरन पर 26 होता है क्या विन्यास, तो आर्गन 18 3d6 4s2, यानी अब डी में 6 भरने हैं। तो जरा देखिए डी में 6 कैसे भरेंगे। ये 4s और ये 3d, ये 1 कक्षक 2 कक्षक 3 4 5, डी में भरने हैं 6। जब डी में 6 भरने हैं तो डी में समभ्रंश कक्षक कितने? 5, यानी सबसे पहले पांचों में 1 1 भरा जाएगा, राइट। तो पांचों में 1 1 मान लीजिए अब चक्रण के साथ आपने भर दिए, ये 1 1 भर दिए। अब युग्म बनाना है, किसी भी एक में बना दीजिए युग्म, जो आपका लकी नंबर हो। मान लीजिए 2 है तो 2 में युग्म बना दिया, और युग्म बनाते वक्त पॉली को याद किया और चक्रण विपरीत कर दिया। ठीक उसी तरह हम और आगे बढ़े। मान लीजिए मैं कोबाल्ट पर गया 27, तो आर्गन 18 3d7 4s2, तो मैंने फिर से डी बनाया। राइट, ये 4s इधर हो गया, यहाँ पर 4s भरना होगा तो 2 हैं, ये 2 भर दिए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है तो हम सीख चुके हैं। डी में भरने 7। समभ्रंश कक्षक कितने हैं? 5। 5 हैं तो पहले पांचों में 1 1 समान चक्रण। मान लीजिए अब मैं डाउन चक्रण के भर रहा हूं 5, अब 5 भर दिए, कितने और बचे? 2 और बचे, तो आपको चक्रण विपरीत करके युग्म बना देना है। ये मान लीजिए मैंने एक इसमें बना दिया और एक इसमें बना दिया, किसी में भी बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका 3d7, राइट। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। आइए अब अपवाद जो थे उनकी बात कर लेते हैं। तो कॉपर 29, या पहले क्रोमियम की बात करते हैं। अपवाद में हमने पहला पढ़ा था क्रोमियम। 24 क्या था? आर्गन 18। अपवादित विन्यास तो ये है, और वैसे आना क्या चाहिए था हमको पता है, D4S2 आना चाहिए था। तो ये चमत्कार क्यों किया हमने, जरा देखिए ध्यान से। ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये 1 कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। इस तरह से हमारे पास अलग अलग कक्षक आ गए। ठीक, ये 5 कक्षक हो गए। अच्छा, अगर अपवाद नहीं होता तो डी में होते 4 और एस में होते 2, तो ये डी में मैंने बना दिए 4 और एस में ये 2। अब क्या किया हमने कि अगर मैं इसमें एक और भर दूं तो ये अर्धपूरित हो जाएगा, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इधर से इधर ले आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ चक्रण तो विपरीत था, लेकिन जब मैंने उठाकर लाया तो मुझे हंट्स फॉलो करना है। तो जब मुझे हंट्स फॉलो करना है तो मैंने क्या किया होगा, जब मैं इसे उठाकर ला रहा हूं तो इसका चक्रण विपरीत करके डी में भरा होगा, और फाइनली हमारा विन्यास कुछ ऐसा बन गया होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 3D और ये हो गया 4s। 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठाकर ले गया तो एक बचा है, इसमें पहले से इतने थे 4, और ये एक जो यहाँ से उठकर आया है ये भी यहाँ आ गया। और ध्यान से देखिए, हंट्स फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ चक्रण विपरीत करके भरा, तो इसलिए विन्यास आता है, राइट, कि यहाँ पर पांचों एक समान चक्रण के साथ हो गए। क्यों करना है, उद्देश्य नहीं पता है तो उद्देश्य भी लिखते हैं, उद्देश्य की भी बात करते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, राइट। माना जाता है कि समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपना कक्षक आपस में बदल सकते हैं। क्या माना जाता है कि समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक चेंज कर सकते हैं। यानी ये कितने चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3 4 एक्सचेंज ये कर सकता है, ये 1 2 और 3 एक्सचेंज ये कर सकता है, ठीक। और बात करें तो ये वाला कितने एक्सचेंज कर सकता है, 1 और 2, और ये कितने कर सकता है, 1। कुल कितने एक्सचेंज हो गए, 4 तो ये, 3 ये, 2 ये और 1 ये, राइट। 4 3 7 2 9 और 1 10। प्रत्येक एक्सचेंज में, अदला बदली में, प्रत्येक अदला बदली में
हमेशा कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगर इसकी ऊर्जा उत्सर्जित हुई तो इसका खुद का ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब इसका ऊर्जा कम हो गया तो इसका मतलब है इसका स्थायित्व बढ़ गया, क्योंकि हम मानकर चलते कि कम ऊर्जा स्तर अधिक स्थायित्व, राइट। तो हम क्या मानते हैं, यहां लिख रहे होंगे समभ्रंश कक्षक में उपस्थित, समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का कक्षक या एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कक्षक एक्सचेंज कर सकते हैं क्यों कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक एक्सचेंज में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और ऊर्जा उत्सर्जन स्थायित्व का कारण बनता है। तो एक्सचेंजों, कितने एक्सचेंज संभव है, मान लीजिए अगर यहां 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 3 एक्सचेंज करता, ये 2 करता, 3 2 5 और ये 1 करता, 6 एक्सचेंज होते। एक और ला देने से कितने एक्सचेंज हो गए, 10 एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंजों की संख्या 6 से 10 हो गई, बढ़ गए तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो इसका मतलब उसका स्थायित्व बन गया। तो ये विन्यास जो है कम स्थायी है बनिस्पत इसके, यानी ये विन्यास जिसमें D5 आ रहा है ये ज़्यादा स्थायी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रोमियम एक अपवादित है, और यही बात आगे चलकर कॉपर में हमें देखने को मिलती है। तो क्रोमियम और कॉपर दो आपको याद रखने हैं कि 1 से 30 परमाणु क्रमांक में 2 अपवाद आते हैं, 24 नंबर क्रोमियम, 29 नंबर कॉपर। क्यों आते हैं, क्योंकि समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन अधिक होने से, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होने से एक्सचेंज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए ऊर्जा का स्थायित्व, ऊर्जा का जो लेवल है, स्तर है, वो घट जाता है, अर्थात स्थायित्व बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट। तो इस तरह की बात हो गई। पहला तो हंट्स रूल में हमने ये समझा कि अपवाद क्यों आ रहे हैं और उनका कारण क्या है। दूसरी बात जो हम रूल से पता लगाएंगे वो पता लगाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या पता लगा रहे होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, राइट। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से अपवाद वाला हिस्सा आपको क्लियर है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कैलकुलेशन आगे बात करते हैं। मैं पहले कुछ उदाहरण देता हूं, फिर हम उन्हें तत्वों पर लागू करेंगे। जैसे मुझे तो हेडिंग डाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। अब कैसे, मान लीजिए आपके पास एक p कक्षक है, p उपकोष है, ये p बना दिया, इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बराबर n से बताते हैं कितने हो गए, 2। मान लीजिए मेरे पास है एक और p मैंने बनाया, ये P2 था, ये P3 है, P3 है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हंस फॉलो करते हुए भरूंगा ऐसे, तो कितने अयुग्मित हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैं P4 बना सकता हूँ, तो मैंने मान लीजिए P4 ड्रॉ किया। P4 जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब P में 4 भरने हैं, 4 भरने तो हंस के हिसाब से कैसे भरेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, पहले 3 समभ्रंश कक्षक हैं तो समान चक्रण के साथ, और फिर चौथा युग्म बना दिया। अब गिनो कितने अयुग्मित हैं, तो ये तो युग्म बन गया,
यहाँ कितने अयुग्मित बचे? केवल 2। अब हम बात करें P5 की, तो जब हम P5 की बात करें तो देखो कितने अयुग्मित होंगे, कितने भरने हैं? 5। हुंस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब में एक एक समान चक्रण के साथ, अब की बारी मैंने डाउन चक्रण पहले भर दिया, कोई तकलीफ नहीं है, पहले आप भरो या डाउन भरो। 2 और भरने, मैंने एक युग्म यहाँ बना दिया, एक युग्म यहाँ बना दिया, कितने बचे अयुग्मित? 1। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे, राइट। सिमिलरली P6 की बात करें, तो जब हम P6 की बात कर रहे हैं तो 6 हैं। जब हम 6 हैं तो पहले 3 भरे, फिर युग्म बना दिए, कितने अयुग्मित आए? 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की अगर बात करें तो एक में अयुग्मित अधिकतम है और एक में अयुग्मित न्यूनतम है। इसका मतलब क्या है? एक संभावित एक्सप्लेनेशन यहाँ भी बनता है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो और जब न्यूनतम हो तब विन्यास अधिकतम स्थायी होता है। और अधिकतम कब आ रही है? जब ये क्या है? अर्धपूरित है। और न्यूनतम कब आ रही है? जब ये पूर्ण पूरित है। तो भरे हुए उपकोष में सबसे अधिक स्थायी किसका होता है? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का। रिक्त की बात छोड़ो, राइट, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर P0, P में एक भी नहीं हो तब भी तो पूरा ही खाली है, राइट। तो हम जो भरे हुए हैं उसमें बात करें तो इसकी और इसका स्थायित्व तो सबसे अधिक होता है। एक कारण तो मैंने बता ही दिया, एक्सचेंज एनर्जी का। दूसरा कारण क्या है? नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भी आप बोल सकते हैं कि इसलिए अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। ये मैंने P की कहानी कही आपके सामने। इसी तरह हम D की बात भी कर सकते हैं। आइए D में बात करें। तो जब हम D में बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा D1, राइट, फिर D1 के चित्र बना दिए, फिर मैं लिखूंगा D2, D2 का चित्र बना दूंगा, D3, D4, D6, D7। अब मैंने इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक मैंने यहाँ पर दिखा दिए। ठीक, हमने सबसे पहले डी में एक भरा, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। अब भरना है डी में 2 भरा तो हंस रूल, समान चक्रण 2। 3 भरने हैं, 1 2 3, कहीं भी भर सकते हैं 3, चक्रण विपरीत भी हो सकता था तीनों का। 4, तो ये 1 2 3 4 5। D5 में सॉरी लिखना भूल गया, D5 5 भरने, 5 भरे मान लीजिए। अब की बार मैंने डाउन चक्रण में भर दिए, ये कितने हो गए अयुग्मित? 5। अब हम बात करें D6, तो D6 क्या हो जाएगा? तो D6 हो जाएगा हमारे पास 1 2, सबसे पहले पांचों में 1 1 समान चक्रण और ये युग्म, कितने हो गए अयुग्मित? 4। अब मैं D7 लिखूं, ये मैं लिख रहा हूं D7। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, सबसे पहले तो 5 भर दिए पांचों कक्षकों में क्योंकि समभ्रंश है, समान चक्रण, फिर युग्म बना दिए, कितने हो गए? 3। तो देखिए ये 5 मैक्सिमम मिले मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब वापस घटते जाएंगे, D8 में 2 रह जाएंगे क्योंकि यहाँ युग्म बन जाएगा, D9 में यहाँ भी युग्म बन जाएगा, नहीं केवल 1 अयुग्मित, और D10 में यहाँ भी युग्म बन जाएगा, नहीं सारे युग्म बन गए, एक भी अयुग्मित नहीं। तो D10 में क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं। जब भी हमें अयुग्मित गिनना होगा हमें डब्बा बनाना पड़ेगा, या फिर आप अगर ज़्यादा याददाश्त वाले हैं तो डायरेक्ट रट सकते हैं कि P4 में 2 होते हैं, P5 में 1 अयुग्मित, पूर्ण पूरित में 0, अर्धपूरित में अधिकतम 3। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग तत्वों में हमसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा सकती है, राइट, और आपको वो अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं किसी तत्व का उदाहरण देकर पूछूं कि इस तत्व में फला तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए सवाल क्या है, तो सवाल है
बोलता हूँ क्रोमियम 24 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे ये ज्ञात करिए। राइट, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विन्यास लिखेंगे तो 24, 18 आर्गन एक इनर्ट गैस है ये, फिर हो गया हमारे पास 3d5 अपवादी थे, अब तक हमें याद हो गया होगा। तो हमें यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। तो एक तो हमारे पास है d5, तो जो भी है उसके हमने डब्बे बना लिए। अगर हमें डायरेक्ट निकालना नहीं आता है तो ये 3d और ये 4s। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, और 4s में कितना 1 इलेक्ट्रॉन भरे हमने। राइट, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक समान चक्रण, समान चक्रण, समान चक्रण, समान चक्रण, और ये भी चक्रण। कितने अयुग्मित हो गए 6। जब काउंट करेंगे तो सबके काउंट करेंगे। राइट, इस तरह से हमने बात की। ठीक, एक और उदाहरण ले लें हम लोग। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि मैंगनीज में बताइए कितने होंगे, तो मैंगनीज कितना है 25। विन्यास क्या है आर्गन 18, 3d5 4s2। अब 3d5 4s2 है, इसका चित्र क्या होगा, ये हमारे पास 3d5 4s2 आ गया। इलेक्ट्रॉन भरे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और इसमें 2 हो गए, ये युग्म बन गया। अब यही अनपेड है हमारे पास, तो कितने अनपेड आ गए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं। काम क्या आते हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से हम निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या कैलकुलेट करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू से बताते हैं। फॉर्मूला होता है n × n+2, और इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, शॉर्ट में लिखते हैं Bm। n जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है, ये 2 है। ठीक, इस तरह की बात है। यानी अगर n बराबर 1 हुआ तो बोर मैग्नेटॉन यानी मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू बराबर क्या है √n × n+2। n का वैल्यू 1 रखा तो म्यू बराबर कितना आ गया √3 बोर मैग्नेटॉन। n बराबर 2 में कितना आ जाएगा, तो ये हो गया √2 रखेंगे तो 2 × 4 8। ठीक, यहाँ पर n बराबर अगर हमने 3 रखा तो म्यू बराबर कितना आ गया √15। ठीक, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला और बन सकता है n+1 का स्क्वायर -1। राइट, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है, n 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर -1, और इस पूरे का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 - 1 √3। 2 n का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3 का स्क्वायर -1, ये आ गया 8 अंडर रूट के अंदर। सिमिलरली n बराबर 4 के लिए, तो n बराबर 4 के लिए कितना हो जाएगा, फॉर n = 4 म्यू विल बी इक्वल्स टू 4 + 1 5 का स्क्वायर -1 तो 24। सिमिलरली n बराबर 5, तो 5 से एक नंबर बढ़ा 6, 6 का स्क्वायर 36 और -1 35। इस तरह से हम चुंबकीय आघूर्ण की गणनाएं कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी बात आ गई। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो बच्चों ये फिजिक्स का टर्म है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। आपको केवल ये वैल्यूज़ निकालनी चाहिए। यही चीज़ रिपीट होकर दोबारा फिर से आएगी आपके सामने कक्षा 12 में सॉलिड स्टेट में, तब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये समझेंगे। तब तक आप फिजिक्स में
चार्ज और आवेश और चुंबक के बारे में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। ठीक, ये तो हमारी सिंपल चीज़ें होंगी। ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने अब तक जब हमने विन्यास लिखा, ये सारे विन्यास हमने उदासीन परमाणुओं के लिखे, आवेशित परमाणु यानी आयनों के विन्यास हमने अब तक नहीं लिखे। अब जब हम ये सब से इक्विप्ड हो गए तो हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। तो आइए उस बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिए, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब हम बात करते हैं, राइट, तो हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आयन कौन कौन से होते हैं। तो आयन दो तरह के होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। धनावेशित को धनायन या अंग्रेजी में बोलते हैं कटायन, और ऋणावेशित को ऋणायन या अंग्रेजी में बोलते हैं अनायन। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण द्वारा इसका निर्माण होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन दान द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक, ये दो बातें हैं हमारे पास, बहुत सरल सी, राइट। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इनके विन्यास लिखेंगे। तो हमें पता है कि अगर धनायन है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन घट गए हैं और ऋणायन है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कितने, ये भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दान में दिया, किसी परमाणु ने, उदासीन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दान में दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस पर +1 आ जाएगा। यानी प्लस मतलब दान में दिया और +1 मतलब एक दान में दिया। मान लीजिए किसी ने 2 दान में दिए, किसी उदासीन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो छोड़े मतलब प्लस, कितने छोड़े? 2, तो +2 ये आ गया हमारे पास, राइट। X प्लस, जिस पर ऑलरेडी एक प्लस है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो वो भी क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा, राइट। सिमिलरली +3, तो X न्यूट्रल अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बन जाएगा? X +3, इस तरह की बात। ग्रहण पर बात करें तो ग्रहण वाली बात भी वही है। Y अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये हो जाएगा Y-, Y अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये हो जाएगा Y2-। ठीक, उसी तरह Y- वाला अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, जिस पर एक माइनस है वो 2 और ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? Y3-। उदासीन को 3- बनना है तो कितने ग्रहण करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। तो ये क्या बन गया? Y3-। तो आवेश का नेचर, उसकी प्रकृति बताएगा कि इलेक्ट्रॉन घटाने हैं या बढ़ाने हैं। प्लस का मतलब घटाने हैं और माइनस का मतलब बढ़ाने हैं। और +2 है तो 2 घटाने, -2 है तो 2 बढ़ाने हैं, ये बात है। अब हमसे सिंपल कहा Li+ का विन्यास क्या होगा? तो भाई लिथियम पहले हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उदासीन का लिखेंगे, तो 3 होता है। क्या हो गया विन्यास? 1s2 2s1। जब इलेक्ट्रॉन हटाना है तो बाह्यतम में से हटाएंगे और जोड़ना है तो भी बाह्यतम में ही जोड़ेंगे, या जो पूरा नहीं भरा हुआ पहले उसे पूरा भरेंगे। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटाया, ये क्या हो गया? Li+। क्या बना? तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये हो गया 1s2 2s0। ये सिंपल उदाहरण मैंने आपके सामने किया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, राइट। मान लीजिए मुझे C+4 लिखना है। क्या लिखना है? C+4। या एक काम करते हैं, शुरुआत में छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ। O2- लिखना है, का विन्यास क्या होगा? सबसे पहले मैंने O लिखा, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 4, 8। क्या करना है? माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं? 2- यानी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं। क्या बन जाएगा? O2-। O2- तो यहाँ भी +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं, तो 1s2
2s2, ये तो पूरे भरे हुए हैं। क्या p में 2 और आ सकते हैं? यस, जब p में 2 और आ सकते हैं तो ये क्या हो गया? 2p6, ये हमारा इसका विन्यास हो गया। और क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए मुझे लिखना है Na प्लस, क्या होगा? तो मैंने लिखा सबसे पहले सोडियम, क्या हो गया सोडियम? तो सोडियम है हमारे पास नियॉन 10 3s1, प्लस बनाना है यानी -1 इलेक्ट्रॉन करना है, -1 इलेक्ट्रॉन यानी Na प्लस, तो यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? केवल नियॉन 10। कुछ बच्चों को इसमें समझ में नहीं आ रहा तो पूरा लिखते हैं, क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1, हमेशा बाह्यतम में से कम होना है, तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 और 3s0, और ये क्या है? ये है नियॉन 10। ठीक, इस तरह से हमें लिखना है। थोड़ा आगे बढ़ें, राइट, और किसी और का लिखें। तो मान लीजिए मुझे लिखना है Cl माइनस, तो Cl17 पूरा लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है -1 यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, क्या बन गया? Cl माइनस। Cl माइनस जब बन गया तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2, और सबसे आखिरी में ये, इसमें एक समा भी सकता है, तो ये 5 की जगह हो गया 3p6। इस तरह से हमने विन्यास लिख दिए। थोड़ा और एडवांस एग्जाम्पल लिखें हम लोग, तो डी ब्लॉक वालों पर चलते हैं। इस तरह से मान लीजिए मुझे लिखना था Fe+2 एवं Fe+3 का विन्यास। किसका लिखना है? Fe+2 और Fe+3 का विन्यास। सिंपल कहानी है, मैं पहले Fe लिखूंगा, जो मेथड मैंने बताया वही फॉलो करिए। तो हमने Fe लिखा, 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2, ये हमारे पास है। 4s हम पीछे लिखते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, राइट, क्योंकि भरने के बाद ऊर्जा स्तर का निर्धारण केवल n पर निर्भर करता है। 4s का n 4 है, 3d का n 3 है, इसलिए 3d पहले और 4s पीछे। अब हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ +2, तो +2 यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने, 2 रिमूव करूंगा तो यहाँ से 2 रिमूव हो जाएंगे, जो बाह्यतम है उसमें से कर देने। क्या बचा मेरे पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 और 4s में 0, 2 रिमूव कर लिए। +3 भी लिखना है, ये लो +3 लिख दिया, यानी एक और रिमूव कर दूं +2 में से, तो ये हो गया Fe+3, 26 इसका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ से तो खाली हो चुका, यानी जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहाँ से जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? 1s2 2s2 2p6 10 2 12, सॉरी यहाँ मैं 3p6 लिखना भूल रहा हूँ दोनों ही जगह, 3p6। अब 3d 6 थे, एक घट गया, कितना? 5 बच गए। ये इस तरह का चेंज होकर आ गया, राइट। तो ये कहानी हो गई हमारे पास Fe के लिखने की। और लिख सकते हैं, क्रोमियम का लिख सकते हैं, कोबाल्ट का लिख सकते हैं, कोई भी जो चाहें आप। मान लीजिए मैं कोबाल्ट 3+ लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? कोबाल्ट 3+। सबसे पहले कोबाल्ट लिखा, 27 नंबर, क्या विन्यास? तो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, जहाँ तक अक्रिय गैस आ रही है वहाँ तक कोई फर्क नहीं हो रहा, यानी इलेक्ट्रॉन लेना देना केवल पूर्ण पूरित में नहीं हो रहा, केवल जो अधूरा या आधा पुना भरा हुआ है, यानी जो इनकम्प्लीट है, आंशिक जो भरा हुआ है, उसी में से हो रहा है। तो हम विन्यास ऐसे भी लिखकर काम चला सकते हैं। आर्गन 18 3d7 4s2, कितने निकालने? 3। ये लो, हमने 3 रिमूव कर दिए, 3 रिमूव कर दिए, क्या बन गया? कोबाल्ट 3+। अब 3 रिमूव करने, तो ध्यान से देखो, 2 मुझे यहाँ से हटाने हैं और 1 मुझे यहाँ से हटाना है। क्या बना? आर्गन 18, राइट। 7 में से 1 गया तो 6, और 4s में 2 थे, दोनों गए तो 0। ये बन गया कोबाल्ट 3+। इस तरह से हमारे पास अलग अलग तत्वों के या अलग अलग आयनों के विन्यास आ गए। नेगेटिव वाले भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है सल्फर 2-। क्या लिखना है? सल्फर 2-। तो सल्फर लिखा पहले तो 16, वही इनर्ट के फॉर्म में लिखा, नियॉन 10 3s2 3p4,
अब मुझे 2 जोड़ने हैं, ये मैंने 2 जोड़ दिए। जैसे ही मैंने 2 जोड़े ये हो गया S2 माइनस क्या विन्यास, तो नियॉन 10, क्योंकि ये तो अक्रिय हो गया, यहाँ तक तो पूरा भरा हुआ है। आगे 2 जोड़ने हैं तो इसमें तो जुड़ेंगे नहीं, इसमें जुड़ सकते हैं। तो 3S तो पूरा भरा हुआ था, इसमें कुछ नहीं जुड़ा। 3P बाह्यता में 2 की जगह खाली भी है, ये हो गया 3P6। इस तरह से हमारे अलग अलग क्या आ गए, विन्यास आ गए, आयनों के विन्यास आ गए। अब जब आयनों के विन्यास लिखना सीख ले तो आयनों का चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना भी हम लोग सीख सकते हैं। सिंपल कहानी है, जैसे मैं बोलूँ Fe+2 में चुंबकीय आघूर्ण बताइए, राइट, Fe+3 में चुंबकीय आघूर्ण बताइए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ Fe+2 एवं Fe+3 में चुंबकीय आघूर्ण। की इसकी बात कर रहा हूँ, Fe+2 और +3 में चुंबकीय आघूर्ण की। तो मुझे सबसे पहले तो विन्यास लिख लेने चाहिए। वैसे तो विन्यास आपको हर बार दोबारा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर पहले से ही लिखे हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें लिख दे रहा हूँ। आर्गन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर्गन 18 और 3D6 तो Fe+2 है और Fe+3 है आपका आर्गन 18। एक और कम हो गया, ये बन गया 3D5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब हमने ढूंढे तो D बनाया, ये 5 कक्षक बना दिए मैंने, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे। पहले तो सब में एक एक समान चक्रण के साथ, फिर विपरीत चक्रण के साथ युग्म बना देना है। अगर कोई हो तो 6 भरने थे तो ये युग्म बना दिया। कितने अयुग्मित, 1 2 3 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई 4। इसका मतलब बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा 4 + 1, 5 का स्क्वायर 25 -1 24 √24 Bm। यहाँ पर बात करें तो D में 5 भरने हैं, ये D के कक्षक बनाए, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 इलेक्ट्रॉन 2, सभी कक्षकों में एक एक आ जाएगा, समान चक्रण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर 36 - 1 35। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, राइट। मान लीजिए आपने निकालना है, अभी मैंने लिखा था कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ का ही निकालना है। तो कोबाल्ट 3+ में देखो, एक तरीका तो है कि हमें डायरेक्ट याद हो। अब डायरेक्ट याद होने में तो बच्चों अभी समय लगेगा, आज तो पहली बार पढ़ा है, तो अभी तो हम चित्र बना कर ही निकालेंगे। तो ये D का चित्र बना लिया, 1 कक्षक 2 कक्षक 3 4 और 5 कक्षक। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6। तो ये 6 भरना शुरू किया। ये पहला इलेक्ट्रॉन कहीं से भरो, दूसरा तीसरा, पहले 5 का चक्रण समान, छठा युग्म बना दो किसी एक में, ये युग्म बना दिया। कितने अयुग्मित, यहाँ से यहाँ तक गिनो, अयुग्मित हो गए 4 अयुग्मित, इसका मतलब 4 + 1, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कोबाल्ट 3+ का। किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण पूछे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे, किसी भी आयन का विन्यास पूछे, हम कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हर तरह के आयन का विन्यास, हर तरह की कहानी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, राइट। अब जरा एक सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, हम लिख रहे हैं। एक तत्व है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 35 है, Z का मान जो है 30 से 21 के बीच है। आपको Z बताना है। क्या बताना है आपको, Z। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं, वो बताएंगे तभी काम चलेगा, राइट। ये सवाल आपके सामने है। सवाल बहुत आसान है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से। म्यू हमें दिया हुआ है, जो म्यू हमें दिया हुआ है √35, उससे हम n सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ याद हो गई हैं। n का वैल्यू 35 कब आएगा, तो 36 - 1 रहा होगा। 36 मतलब 6 का स्क्वायर, यानी n कितना रहा होगा, 5। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। Z कितना है, 21 से 30 के बीच, राइट।
अब हमने z सॉल्व करना शुरू किया तो अलग अलग लिखे। अब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि z बराबर 23 तक, z बराबर 23 तक तो d1 d2 d3 आएंगे, वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता n 5 आने का, तो मैंने सीधा 24 से शुरू किया, राइट। तो आर्गन 18, 24 क्रोमियम होता है तो ये अपवादित विन्यास। अब मुझे इसमें से -3 इलेक्ट्रॉन कर देने हैं, +3 करना है ना, तो ये -3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, -3 इलेक्ट्रॉन किए, राइट। तो क्या बन गया ये आर्गन 18 3d3, और d3 का मतलब n कितना हो गया 3, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, राइट। अब हमने लिखा x बराबर 25, तो ये हो गया आर्गन 18 3d5 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं 3 इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं, +3 बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाए क्या बना आर्गन 18, 3 घटाऊंगा यहाँ से तो 2 तो ये उड़े और 1 ये उड़ा, तो क्या बना d4, और d4 का मतलब n कितना हो गया 4, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट, 26 पर चलते हैं। तो ये Z26, राइट, विन्यास आर्गन 18 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने, तो ये हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। जब हमने 3 रिमूव किए तो क्या बन गया आर्गन 18, ये 2 उड़े, यहाँ से 1 उड़ा 3d5, ये +3, और Zn कितना आ गया 5, ये हमारा मैच कर गया, ये ऑप्शन होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है Z बराबर 26, यानी किसके लिए है ये कहानी, ये किसकी बात है, ये आयरन की बात है। ठीक, इस तरह के हमें बड़े सवाल भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, राइट। तो ये तो हो गया बच्चों आयनों का विन्यास, राइट। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें बात कर ली है। ठीक, ये हो गया आयनों का विन्यास, राइट। आज के लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर में हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण, नोड, त्रिज्यीय नोड, गोलीय नोड वगैरह की बात करेंगे। और मानकर चलिए चैप्टर यहाँ लगभग हमारा समाप्त होने जा रहा है, 1 या 2 लेक्चर की बात हो रहे, तो आप शीट सॉल्व करिए। क्वांटम नंबर और ये वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले हिस्से से काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं शीट में, उन सबको आप ट्राई करिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, थैंक यू। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।